मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद है। मैं रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं आपको रेडिएशन थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। रेडिएशन थेरेपी एक तरह की प्रक्रिया है जिससे हम कैंसर सेल्स को रेडिएशन से किल करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेडिएशन कुछ हीट होगी या कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स होंगे, बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन एक तरह के एक्सरेज हैं। स्पेशली जो एनर्जी होती है इन एक्सरेज की वो हायर एनर्जी होती है, सो दैट दे कैन पेनिट्रेट द टिश्यूज़। और इन एक्सरेज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इनकी एक डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होती है। ये कुछ टिश्यूज़ में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ टिश्यूज़ में कम एब्जॉर्ब होते हैं। उसी के माध्यम से हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे रेडिएशन का मैक्सिमम इफ़ेक्ट आएगा। रेडिएशन दो तरह की होती है। एक जो शरीर के बाहर से दी जाए उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन, EBRT, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। दूसरी तरह की रेडिएशन जो होती है वो शरीर के अंदर से दी जाती है। जैसे कि कुछ ऑर्गन्स हैं, हमारे बच्चेदानी है या खाने की नलकी है, तो उसके अंदर ट्यूब अंदर डाल के रेडिएशन की कोई सोर्स अंदर जाता है, अंदर किरणें दे के बाहर आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेडिएशन। और हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं ब्रैकीथेरेपी। सो प्राइमरीली दो तरह की रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशन का प्रयोग सिर से पैर तक ऑलमोस्ट हर कैंसर के लिए होता ही है, बट हर एक जगह उसकी इंडिकेशंस अलग होती हैं। अगर हम शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल गले के कैंसर से, तो गले के कैंसर्स में कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो केवल रेडिएशन से ही ठीक किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोकल कॉर्ड कार्सिनोमास, जो हमारी वॉइस बॉक्स के अंदर जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड्स, उसके जो कैंसर्स बिल्कुल शुरुआती स्टेज के होते हैं, स्पेशली स्टेज 1 के, उनको हम सिर्फ रेडिएशन से ही 95% केसेस में क्योर कर सकते हैं। बट कुछ सिचुएशंस में ट्यूमर्स बड़े हुए होते हैं, स्टेज 2nd या 3rd में आते हैं, वो वॉइस बॉक्स से बाहर कुछ लिम्फ नोड्स के अंदर या एडजॉइनिंग एरिया में जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रेडिएशन के साथ कीमो भी दी जाती है। एंड इन कंडीशंस में जो कीमो दी जाती है दैट इज़ टू पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दी जाती है, उसको हम कहते हैं रेडिएशन सेंसिटाइज़र। कुछ केसेस में सर्जरी की जाती है, जैसे कि जीभ के कैंसर्स, जो आगे की जीभ है, टंग जो हम कहते हैं मोबाइल टंग, उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी रहती है। पर जब सर्जरी की जाए और उसके बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, जो मास निकाला गया है, उसकी जो हम जांच करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें कुछ फैक्टर्स देखते हैं, एडवर्स फैक्टर्स कहते हैं उनको हम, जिसमें ये पाया जाता है कि ये वो कैंसर्स हैं कि शायद ये वापस लौट के आएंगे। जैसे कि गहरे कैंसर्स हैं, साइज़ बढ़ा हुआ है, लिम्फ नोड्स में गए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में हम सर्जरी के बाद रेडिएशन देते हैं। तो एक सम अप करें तो रेडिएशन डायरेक्टली भी दी जा सकती है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में रेडिएशन सर्जरी के बाद दी जाती है। जब रेडिएशन सर्जरी के बाद देते हैं तो हम उसको एक टर्म देते हैं, उसको हम कहते हैं एडजुवेंट रेडिएशन। एडजुवेंट का मतलब है एडिशनल, कि मेन ट्रीटमेंट सर्जरी था, आपने एडिशनल रेडिएशन दिया। दोनों सिचुएशंस में रेडिएशन की डिलीवरी की टेक्निक सेम रहती है, डिफरेंस रहता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है। जब सर्जरी नहीं हुई होती है, प्राइमरीली रेडिएशन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यूजुअली 7 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। अगर सर्जरी हुई होती है तो बाय एंड लार्ज 6 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। फिर नीचे उतरते हैं हमारे फूड पाइप। फूड पाइप में हम रेडिएशन फुल ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं अगर सर्जरी नहीं हो पाती है। दूसरी सिचुएशन में सर्जरी से पहले रेडिएशन देते हैं, सो दैट ट्यूमर थोड़ा सिकुड़ जाए, सो दैट जब सर्जन ऑपरेट करने जाए तो ट्यूमर सिकुड़ा हुआ होगा तो उनको निकालने में आसानी रहेगी। और स्टडीज़ कहती हैं कि सर्वाइवल में भी एडवांटेज होती है ऐसी सिचुएशन में सर्जरी से पहले रेडिएशन देने की। कुछ सिचुएशंस में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन देते हैं, वो बहुत लिमिटेड कंडीशंस होती हैं फूड पाइप में। चेस्ट में हमारे फेफड़े होते हैं, लंग कैंसर्स, हिंदुस्तान में ओनली 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जो सर्जरी के लायक होते हैं। 95% केसेस इधर कीमोथेरेपी या रेडिएशन के लिए आते हैं। तो लंग कैंसर्स के लिए भी रेडिएशन होती है, लगभग 6-6.5 हफ्ते की रेडिएशन होती है, एक्सटर्नल रेडिएशन होती है। फिर स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन एडजुवेंट ही होती है ज़्यादातर। रेडिएशन सर्जरी के बाद अगर
पूरा कुछ एडवर्स फैक्टर्स हैं तब दी जाती है, या फिर कभी कभी हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं। उसका मतलब होता है पूरा ब्रेस्ट ना निकाल के केवल गांठ और उसके आसपास का हमने कुछ मांस निकाला हुआ है, तो जो बाकी का ब्रेस्ट टिश्यू है उसको हम रेडिएशन देते हैं, सो दैट कुछ कण अगर अंदर हैं तो वहीं के वहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उसको हम एडजुवेंट, फिर से वही टर्म देते हैं। फिर पेट में उतरते हैं स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर्स का भी मेन ट्रीटमेंट सर्जरी रहता है। एडजुवेंट रेडिएशन दी जाती है एज पर द रिपोर्ट। लिवर कैंसर्स में रेडिएशन बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में दी जाती है। फैले हुए लिवर कैंसर में बहुत रेयरली, अगर एक ही फैला हुआ गांठ है तो कभी कभी हम SBRT नामक टेक्निक प्रयोग करते हैं। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी बाद में। उसके अलावा कई बार लिवर कैंसर, जिसको हम हिपैटोसेलुलर कैंसर कहते हैं, उसकी सर्जरी नहीं हो पा रही है तो कुछ कंडीशंस में हम केवल रेडिएशन से ही उसको दबाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। जड़ से नहीं ख़त्म कर पाते हैं पर उसको दबाने के लिए रेडिएशन देते हैं। फिर आंत के कैंसर्स, बड़ी आंत के कैंसर्स में ज़्यादातर रेडिएशन नहीं दी जाती है, केवल पैखाने के रास्ते के जो रेक्टम के कैंसर्स हैं उनको हम रेडिएशन देते हैं। वो भी फूड पाइप की तरह दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो हम सर्जरी से पहले देते हैं ताकि ट्यूमर सिकुड़ जाए और सर्जन अच्छे से सर्जरी कर पाए। जब हम सर्जरी से पहले रेडिएशन करते हैं उसको हम कहते हैं नियो एडजुवेंट रेडिएशन, मतलब मेन ट्रीटमेंट होना है ये मेन ट्रीटमेंट से पहले है, नियो एडजुवेंट। इसमें भी लगभग 5 हफ्ते का इलाज चलता है। ये भी शरीर में बाहर से दी जाती हैं। जो छोटी आंत है उसके अंदर रेडिएशन की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चेदानी के अंदर कैंसर्स अगर पनपते हैं तो कुछ केसेस में तो हम रेडिएशन से ही क्योर कर पाते हैं। जो सर्विक्स के कैंसर्स हैं स्टेज 1 और अर्ली स्टेज 2A तक हम रेडिएशन 5 हफ्ते की देते हैं एक्सटर्नल, उसके बाद ब्रैकीथेरेपी देते हैं, उसी से क्योर हो जाते हैं। बट अगर यूट्रस जो कि मेन गर्भाशय है उसका कैंसर होता है तो उसमें मेन ट्रीटमेंट सर्जरी रहता है, तो उसके अंदर अगर रेडिएशन देते हैं वो फिर से एडजुवेंट कहलाती है। तो एक तरह से मैंने आपसे सिर से लगभग पैर तक के सारे ट्यूमर्स बताए कि कहाँ क्या सिचुएशन में आप रेडिएशन देते हैं। अब आपको कुछ बताना चाहूँगी कि रेडिएशन की तकनीकें क्या होती हैं। तो जो एक्सटर्नल रेडिएशन है उसको देने की लगभग 4 से 5 डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इन सब टेक्निक्स में जो डिफरेंस होता है वो प्रिसीजन का होता है। आप समझें कि एक चौकोर आपके पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो यदि मुझे उस सर्कल को रेडिएशन देनी है तो जो मेरी पुरानी तकनीकें हैं जिनको हम कहते हैं कन्वेंशनल रेडिएशन, मुझे उस पूरे ही स्क्वायर को रेडिएशन देनी पड़ेगी ताकि जो सेंटर में जो गोल है उसको रेडिएशन जाए। तो अगर आप समझे साधारण शब्दों में, अगर मैं कन्वेंशनल रेडिएशंस करती हूँ तो मुझे जो एरिया रेडिएट करना है उसके आसपास का काफ़ी हिस्सा रेडिएशन खाएगा, क्योंकि मैं गोलाकार में रेडिएशन नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि जो पुरानी मशीन्स होती हैं जहाँ से मशीन से रेडिएशन निकलती हैं, जहाँ से किरणें निकलती हैं, उसका एक अपर्चर होता है मशीन का। उस अपर्चर को हम कहते हैं कॉलीमेटर। वो स्क्वायर आकार का होता है, तो स्क्वायर से वो स्क्वायर ही रेडिएशन दे पाता है। यदि हम उसको थोड़ा सा शेप देना चाहें, उस स्क्वायर के वो जो राउंड के आगे साइड के जो कॉर्नर्स हैं उनको बचाना चाहें तो हम उनको कुछ लेड शील्ड से ढक देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक्स लगाना। तो ब्लॉक्स लगा के आप स्क्वायर के कोने ढक के सर्कल बनाते हैं। इस तकनीक को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मल। कॉन्फॉर्मल का मतलब है जहाँ देना है वो उसी के अंदर जाए, कॉन्फॉर्म करे। तो आजकल जो रेडिएशन टेक्निक्स होती हैं वो मैक्सिमम कॉन्फॉर्मल होती हैं। उसके अंदर हम शरीर का जो भी हिस्सा जिसकी रेडिएशन होनी है उसका कुछ मुखौटा बनाते हैं, एक मास्क या कुछ वैटलॉक बनाते हैं, ताकि वो शरीर का हिस्सा बिल्कुल एक जगह स्टेबलाइज हो जाए, हिले ना। अब माने कि अगर पेशेंट को 6 हफ्ते तक एक ही पोजीशन में डेली लेटना है, वो मुश्किल है, असंभव ही है। 1-2 मिलीमीटर कोई ना कोई इधर उधर हिलेगा ही। तो एक प्रकार का एक प्लास्टिक का शीट होता है जिससे कवर कर दिया जाता है वो एरिया जहाँ पे रेडिएशन हो रही है, और एक फिक्स कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। उसके करने के बाद पेशेंट का एक CT स्कैन किया जाता है। CT स्कैन पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्यूमर वाला एरिया है, ये आसपास के हिस्से हैं। जैसे कि अगर हम जीभ के कैंसर की बात करें तो मुझे बचाने हैं थूक की ग्रंथियाँ, स्पाइनल कॉर्ड, आइज़, आँखों की नसें, तो वो हम सब कंप्यूटर पे आइडेंटिफाई करते हैं, डेलिनेट करते हैं, और कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रेडिएशन मिनिमम जाए। ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि रेडिएशन क्या है, एक तरफ से यदि निकलेगी तो दूसरी तरफ से एग्जिट करेगी। तो आप उसको एंगुलेट करके या किरणों को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं, ताकि आसपास के हिस्सों को बिल्कुल मिनिमम रेडिएशन जाए, और जो मेन आपका एरिया है जहाँ आप रेडिएशन डिलीवर करना चाहते हैं
वहाँ मैक्सिमम रेडिएशन जाए। और इस प्रोसेस को हमारी टर्म्स में हम कहते हैं IMRT, मतलब इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। मतलब आपने जो रेडिएशन के बीम था उसके बीम को बीमलेट्स में डिवाइड किया और उनकी इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट किया, धीमा या तीव्र किया, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट ज़्यादा है। सो IMRT आजकल जो लेटेस्ट रेडिएशन टेक्निक्स हैं उनका एक हिस्सा है। अब जब IMRT आपको पेशेंट पे देना है, समझें कि ये एक काउच है जहाँ पेशेंट लेटा हुआ है, तो मशीन रुकती है, एक एंगल से रेडिएशन दिया, फिर अगले एंगल पे गई, रेडिएशन डिलीवर किया, फिर अगले एंगल पे गई, रेडिएशन डिलीवर किया, और इस तरह से वो मूव करती है पेशेंट के अराउंड। जब हम IMRT करते हैं तो हम शरीर के बाहर तो एक मास्क या मुखौटा लगा के रखते हैं, बट हमारे शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स हैं जो कि मूव करते हैं। जैसे कि पेशाब की थैली है, वो हर दिन एक समान नहीं होगी। पॉटी का रास्ता है, हर दिन एक समान नहीं होगा, कभी गैस है, कभी फीसेस हैं। उसके अलावा फेफड़े, जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़े हर थोड़ी देर में अलग जगह पे होते हैं। तो कुछ तकनीकें ऐसी हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स किस पोजीशन में हैं। और उसके अलावा जब आप पेशेंट को काउच पे लेटाते हैं तो कुछ मिलीमीटर का टेढ़ापन आना, खासकर जब लंबी ट्रीटमेंट्स हैं 6-7 हफ्ते की, काफ़ी लाजमी है। तो IGRT वो तकनीक है जिसके अंदर जब पेशेंट मशीन पे लेटा हुआ है रेडिएशन के लिए, तो हम उससे पहले एक लो एनर्जी का CT स्कैन करते हैं। उस CT स्कैन की हम मैचिंग करते हैं पहले दिन के CT स्कैन से। वो दोनों परफेक्ट अलाइनमेंट में होने चाहिए। देयर शुड बी कार्बन कॉपीज़। अगर ज़रा भी अलाइनमेंट अपनी जगह से हिली होती है तो कंप्यूटर हमें प्रॉम्प्ट कर देता है कि आपका पेशेंट X, Y या Z कोऑर्डिनेट में कितना मिलीमीटर हिला हुआ है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम करेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट जिस काउच पे लेटा हुआ है उसको हिला के एग्जैक्टली सेम पोजीशन में ला सकते हैं, ताकि रेडिएशन बिल्कुल सेम जगह डिलीवर हो। उसके साथ जैसे मैंने कहा, पेशाब की थैली कभी भरी है कभी खाली है। अगर हमें CT स्कैन पे दिख जाता है कि पेशाब की थैली पहले CT स्कैन के मुकाबले में बिल्कुल खाली पड़ी है, तो हम पेशेंट को काउच से उठा देते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप या तो और पानी पी के आइए या थोड़ी देर और यूरिन रोकिए, ताकि सेम जगह रेडिएशन सेम ऑर्गन्स की सिचुएशन में रहे। इससे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रिसीजन बढ़ जाती है। इसी में एक एडवांसमेंट और है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी। उसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, मशीन जो है एक आर्क के समान पूरी रेडिएशन कॉन्टिन्यूटी में डिलीवर करती है। उसको हम VMAT या वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी कहते हैं। उसकी काफ़ी एडवांटेजेस रहती हैं IMRT के मुकाबले में। पहली चीज़, उसका जो कॉन्फॉर्मेलिटी है, जो रेडिएशन को एक जगह फोकस करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, क्योंकि वो रुक नहीं रही है मशीन, तो आपका पेशेंट कम समय तक उस काउच पर लेटा हुआ है। अगर IMRT में 20 मिनट लगेंगे तो VMAT में लगभग 6 से 7 मिनट में पूरी रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहली चीज़, अगर पेशेंट का कंफर्ट बढ़ रहा है क्योंकि वो लेटे हुए हैं, गले में थूक है या उनको यूरिन आ रहा है, तो वो 6-7 मिनट्स रोकना आसान है बजाय कि 20 मिनट। दूसरी चीज़, जो स्ट्रे या स्कैटर्ड रेडिएशन होती है, आप चाहे इस हिस्से की रेडिएशन दे रहे हैं पर उस रेडिएशन के रूम में हल्की सी स्कैटर्ड रेडिएशन होती है जो कि आपके शरीर के बाकी हिस्सों को टच कर रही है। उससे देर से आने वाले कैंसर, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी कैंसर्स, रेडिएशन इंड्यूस कैंसर, जो कि 20-30 साल बाद आ सकते हैं, उनके होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वो VMAT में कम होती है क्योंकि पेशेंट मशीन के अंदर बहुत कम टाइम तक रह रहा है। तो ये 2 आपको टेक्निक्स बताई गई, IMRT एंड VMAT। IMRT में जब रेडिएशन की डोजेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और थोड़ा उसकी लोकलाइजेशन को और ज़्यादा टारगेटेड कर देते हैं, तो वो टेक्निक्स हो जाती हैं स्टीरियोटैक्टिक। स्टीरियोटैक्टिक का मतलब है कि आपने शरीर के अंदर के एक ऑर्गन को टारगेट माना और आपने किसी फ्रेम से या किसी बॉडी के ऊपर कुछ मार्कर्स रख के X, Y और Z कोऑर्डिनेट में उसकी लोकलाइजेशन को 3 डायमेंशंस में आइडेंटिफाई किया और टारगेट करके केवल उसी हिस्से को रेडिएशन दिया बहुत हाई डोज में। उसको हम एब्लेटिव कहते हैं। उसका मतलब है, नॉर्मली हम जो रेडिएशन देते हैं उसकी डोज होती है 1.8 to 2। अगर हम 2 की बजाय 5 के ऊपर चले जाते हैं तो वो एब्लेटिव डोजेज हो जाती हैं। तो अगर हम हाई डोज रेडिएशन कम समय पे स्टीरियोटैक्टिकली लोकलाइज्ड एरिया को देते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक थेरेपीज़। अगर वो सिर में करते हैं तो होती है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, यदि 1 दिन में कर रहे हैं, या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, यदि उस रेडिएशन को हम डिवाइड करके ज़्यादा दिनों में दे रहे हैं। सर के अलावा नीचे अगर हम देते हैं, कमर में देते हैं या लिवर में देते हैं, तो हम उसको कहते हैं SBRT,
मतलब स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। प्रणाली वही है, केवल नाम इसलिए अलग है क्योंकि ये सिर है, बाकी बॉडी को हम अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप की रेडिएशन और हो गई। कुछ और टर्म्स आप सुनेंगे रेडिएशन से रिलेटेड, उनमें से एक होती है टोटल बॉडी रेडिएशन। उसका मतलब है आप पूरे सर से लेके पैर तक पूरी ही बॉडी को रेडिएशन दे रहे हैं। कुछ केसेस में ये चाहिए होती है जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। तो ट्रांसप्लांट से पहले ट्रांसप्लांटर्स चाहते हैं कि हड्डियों के अंदर जो मैरो है, जो अस्थि है हमारी, वो वहाँ पर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, सो दैट जो नए कण बाहर से दिए जाएंगे, नया मैरो जाएगा, उसके लिए एक जगह बन जाएगी। दूसरी चीज़, जब हम किसी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो जब ट्रांसप्लांट के सेल्स बॉडी में जाते हैं तो बॉडी समझती है कि ये मेरे अपने सेल्स नहीं हैं, उनको रिजेक्ट करती है, उनको फॉरेन बॉडी मानती है। तो रेडिएशन वो इम्यूनिटी दबा देता है ताकि वो जो रेडिएशन से के बाद जब सेल्स दिए जाएं तो शरीर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो टोटल बॉडी रेडिएशन बेसिकली रेडिएशन की ही टेक्निक है, बस केवल क्योंकि पूरे शरीर की हो रही है इसलिए उसको TBI कहते हैं। एक और रेडिएशन टेक्निक जो आपको पता होनी चाहिए, जो आजकल हम कहते हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन, जिसमें एक्सरे की बजाय हमने कोई पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर हाइड्रॉन, कार्बन आयंस, इनको यूज़ किया, तो उसको हम पार्टिकुलेट रेडिएशन कहते हैं। वो थोड़ा सा भिन्न ऐसे है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, स्कैन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाते हैं। अगर मुझे 4 सेंटीमीटर के एरिया को ही रेडिएशन देनी है और उसके बियॉन्ड नहीं देनी है, तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन चुन सकती हूँ ताकि वो उतनी ही डेप्थ तक जाके रुक जाएं, क्योंकि वो चार्ज होते हैं तो वो बॉडी उनको उससे आगे जाने नहीं देती है। तो ये आजकल नई टेक्निक्स हैं। प्रोटॉन जो है हिंदुस्तान में एक ही मशीन है फ़िलहाल, बट ये फ्यूचर में आने वाली वो तकनीकें हैं जिससे शायद साइड इफ़ेक्ट्स और भी कम होंगे। अब कुछ शब्द ब्रैकीथेरेपी के बारे में भी बता देते हैं। इतना तो मैंने बताया कि वो इंटरनल रेडिएशन होती है, हम शरीर के अंदर कुछ ट्यूब्स डालते हैं। ब्रैकीथेरेपी के लिए मेन जो प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ट्यूमर अप्रोचेबल होना चाहिए, हम उस तक पहुंच पाएँ, क्योंकि एक्सरेज तो थ्रू एंड थ्रू जा रहे हैं बॉडी से, बट एप्लीकेटर डालना है हमें। ब्रैकीथेरेपी करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट डालने हैं। तो शरीर के कौन से हिस्से हैं जो अप्रोचेबल हैं, जैसे आपके नाक के पीछे नेज़ोफेरिंक्स है, आपकी फूड पाइप है, उसके अंदर से आप एंडोस्कोप डाल सकते हैं, या आपकी विंड पाइप है, यूट्रस है, वजाइना है या रेक्टम है, इनके अंदर नलकियाँ बनी हुई हैं जिसके थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं। या फिर आपका मुख, जिह्वा है, तो आप टच कर सकते हैं और फिंगर से डायरेक्टली एप्लीकेटर्स डाल सकते हैं। तो प्राइमरली ये उन्हीं एरियाज़ की होती है जो हमारे अप्रोचेबल होते हैं। कुछ केसेस में हेड एंड नेक में शुरू करते हैं, जैसे हमने पहले सिर से पैर तक स्टार्ट किया। जैसे जीभ के कैंसर्स हैं, बहुत ही कोने पे हैं, किसी कारणवश सर्जरी नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ नीडल्स डालते हैं टंग के अंदर। उन नीडल्स को हम एक प्लास्टिक कैथेटर से रिप्लेस कर देते हैं और फिर उस प्लास्टिक कैथेटर के थ्रू रेडिएशन का एक सोर्स, जो कि एक मशीन से जुड़ा हुआ होता है, वैक्यूम से आता है, उस जगह जाता है, रेडिएशन देता है और वापस चला जाता है। और जब पूरी रेडिएशन कंप्लीट हो जाती है 5-6 दिन में, तो वो ट्यूब्स काट के निकाल दी जाती हैं। अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर होता है। ये बहुत ही लोकलाइज्ड रेडिएशन देता है। अगर बाकी एरियाज़ की बात करें, जैसे कि विंड पाइप है, विंड पाइप में हम बहुत लिमिटेड एरियाज़ में ब्रैकीथेरेपी करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा ट्यूमर है जो बहुत ब्लीड कर रहा है, हम एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं दे सकते हैं, केवल वहीं पे अंदर ट्यूब डाला और उसी हिस्से में रेडिएशन दिया जहाँ ट्यूमर है और ट्यूब बाहर निकाल लिया। फूड पाइप में हम इंट्राल्यूमिनल रेडिएशन देते हैं ब्रैकीथेरेपी। वो कभी कभी हमारी जब एक्सटर्नल रेडिएशन से हम पूरी डोज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आसपास के फेफड़े सिकुड़े हुए होते हैं, हम किसी कारणवश नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम रेडिएशन, तो हम ट्यूब डाल के फूड पाइप में अंदर डाल देते हैं ताकि वो ट्यूमर के अंदर जाके रेस्ट करे और वहीं पे हम रेडिएशन दे दें। बच्चेदानी के कैंसर्स में ब्रैकीथेरेपी देना एसेंशियल ही होता है, क्योंकि हम 5 हफ्ते से ज़्यादा रेडिएशन शरीर के बाहर से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आंतें या पैखाने का रास्ता या पेशाब की थैली वो जल सकती है, सिकुड़ सकती है। सो प्राइमरीली बच्चेदानी के कैंसर्स में जो याद रखने की बात है कि एक कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। तो आई बिलीव आज मैंने काफ़ी नॉलेज दी फॉर रेडिएशन थेरेपी, एंड मे बी अगर कुछ सवाल होंगे तो वी विल डेफिनेटली एड्रेस मैनी मोर। थैंक यू।